स्टार्ट करते हैं ना। मॉडिबल हो ना, ठीक है। तो इसमें तो आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? 77 था ना? 78, अच्छा। तो सर आजकल नॉर्मल डाउट क्लास भी इसी के बाद हो जा रहा है क्या? जी जी, इसके बाद ही कंटिन्यू हो जा रहा है। अगर डाउट रहता है तो हम डिस्कस करते हैं, नहीं तो हाँ। चलिए जी। तो जिनके जो भी इस टेस्ट में डाउट है, ये क्या है, 78 ना? तो उसमें आप बताइए क्वेश्चन नंबर। चैट में लिखो जो भी क्वेश्चन आपको है ना डिस्कस करना है, जो भी डाउट हो इसमें। बाकी डाउट जो है इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? सर वॉइस नहीं आ रही। अभी ठीक है? अच्छा, ये हाँ जी ठीक है। बैटरी चेंज नहीं किया था क्या?
ठीक है, अभी आवाज़ ठीक होगी। तो हाँ, कह दो कल बैटरी चेंज किए थे, नहीं किए थे क्लास के बाद? तो क्यों ख़त्म हो गया था? ठीक है, देखते हैं। तो देखो, तो इसमें है ना, ये मतलब एक एन मिसिंग है, एन होगा तो एन मिस हो गया है इस क्वेश्चन में, मतलब टाइपिंग एरर समझ लो। तो एक तो मैं ये ठीक करवा देता हूँ, ठीक है। हम्म, हम्म, तो अब समझ पाओगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि x be a set containing n elements if two subsets a and b of x are picked at random, the probability that a and b have same number of element, a and b have same number of element, ये आपसे पूछ रहा है। ये है FLT 78, है ना। तो इसमें आप 36 कह रहे हो, तो x कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट है, लेट से 1 से n तक, मान लो ऐसा है, ठीक। अब a कोई सबसेट है x का, b भी सबसेट है x का, ठीक है। तो एक सबसेट है x का, b भी सबसेट है x का। तो a के पास कितने चॉइसेस हैं टोटल? a एक सबसेट है, तो x के पास टोटल कितने सबसेट होंगे? हाँ जी बताइए, किसका डाउट है? विशाखा। एन एक a के पास कितने, a में n एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे इसके पास? हम्म, एक सबसेट में n एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे? 2 की पावर n। हाँ, तो यहाँ पे a सबसेट x का एंड b सबसेट x का, तो a की टोटल जो पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ चॉइसेस है टोटल 2 की पावर n, लेकिन नॉन एम्प्टी तो नहीं कहा ना। तो इसने कहा है अब क्या, तो a के टोटल ना पॉसिबिलिटी 2 की पावर n है ना। a के पास कितने ऑप्शंस हैं? तो टोटल 2 की पावर n चॉइसेस, b के पास भी 2 की पावर n चॉइसेस हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, ए के पास टोटल 2 की पावर n चॉइस है, बी के पास टोटल 2 की पावर n चॉइस है, ठीक है। तो ये तो हो गया सैंपल स्पेस में। अब आपको पूछ रहा है कि इवेंट ई है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये इवेंट है आपका, कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए में जितने एलिमेंट है बी में उतने ही एलिमेंट होंगे, है ना। तो आप सोचो ए में जितने एलिमेंट होंगे बी में उतने ही एलिमेंट होंगे। तो देखो हो क्या सकता है, ए में टोटल n एलिमेंट है, इसके क्या क्या सबसेट पॉसिबल है? 5, है ना। मतलब ऐसे समझो कि नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम सबसेट नहीं बोल रहा, इक्वल नहीं बोल रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा। तो अगर ए एम्प्टी सेट हुआ तो बी को भी एम्प्टी सेट होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि कितने सबसेट हैं जो एम्प्टी सेट होंगे, 0 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे एक्स के पास? 0 एलिमेंट वाले कितने सबसेट होंगे एक्स के पास टोटल? ये जो सेट है उसके पास कितने वन। सबसेट? हाँ एक ही होगा। हाँ हाँ, एक ही होगा, उसको NC 0 बोलेंगे, ठीक है ना। तो वैसा होगा, यहाँ इसने लिखने में ना
तो बताओ भाई, वही तो बोल रहा हूँ। देखो यहाँ सिंपल है ये, कि जैसे अगर NC0 मतलब 0 एलिमेंट वाले NC0 जो कि 1 होगा, तो अगर एम्प्टी सेट है तो ये B भी एम्प्टी सेट होगा। NC1 इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट। X के पास टोटल कितने सबसेट होंगे जिसमें एक एलिमेंट होगा, सिंगलटन्स, तो इट इज NC1। तो NC1 इंटू NC1, तो ये A के लिए लिख रहे हैं, ये B के लिए, A के लिए B के लिए, ये चलता रहेगा प्रोसेस। कहाँ तक चलता रहेगा? NCN इंटू NCN। तो A अगर एम्प्टी है तो B भी एम्प्टी होगा, और A में 1 एलिमेंट है तो B में भी 1 एलिमेंट होगा, एंड सो ऑन इट विल कीप गोइंग। ठीक है, तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन E, इवेंट E, ये आ जाएगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E चाहिए, तो ये हो गया। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। तो ये हो गया समेसन NCR इंटू NCR, R फ्रॉम 0 to N अपॉन 2 की पावर कितना हो जाएगा ये NN, तो ये 4 की पावर N। और इसका फॉर्मूला होता है, ये NCR का होल स्क्वायर है। आपको याद है NCR के होल स्क्वायर का सम कितना होता है? NC0 होल स्क्वायर प्लस NC1 होल स्क्वायर प्लस NC2 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला होता है 2NCN, एंड यहाँ आ जाएगा 4 की पावर N। तो ये आंसर है। ओके सर। हाँ, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे ये होता है ना, NC0 प्लस NC1 एंड सो ऑन NCN, तो ये सब आप लोग जानते हैं 2 की पावर N होता है। ऐसे NC0 का होल स्क्वायर, NC1 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन NCN का होल स्क्वायर, ये होता है 2NCN। तो ये वाला अभी यूज हुआ है, सेकेंड वाला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट जो डाउट है जिनका आज था, क्या है जी? 58। तो देखिए, (58) में क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 55 हेड्स इन 100 टॉसेस ऑफ अ कॉइन इक्वल टू। तो इसने नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, वैसे देखते हैं क्या होता है। तो ये जो 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि टोटल 100 टॉस है और x है नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है जी। तो इसमें आपको पता ही है x का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बाइनोमियल 100,1/2, एंड अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 55। तो वैसे तो आंसर होगा 100C 55, हाफ की पावर टोटल 100 आ जाएगा, ठीक। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये कैलकुलेट करना बाई हैंड इतना आसान नहीं है। कैलकुलेटर में भी आई थिंक इतना ऑप्शन होगा नहीं, जैम या इसमें। कैलकुलेटर तो यहाँ भी है, लेकिन ये तो मैंने सबमिट कर दिया है। सो है ना, तो उसमें ऑप्शन आता है NCR कैलकुलेट करने का, तो ये कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो आपको पता है कि हमारे पास अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स इसलिए आते हैं बिकॉज बाई हैंड कैलकुलेट करना जो चीज़ें मुश्किल थी वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो N लार्ज हो और P बीच में है, तो क्या करते हैं हम लोग? कौन सा अप्रोक्सीमेशन आप लोग यूज करते हैं? बाइनोमियल के तो पॉइसन में ले आ सकते हैं, बाइनोमियल को आप नॉर्मल में भी ले आ सकते हैं। यहाँ क्या सुटेबल रहेगा? सर नॉर्मल। नॉर्मल ना, क्योंकि पॉइसन में कब ले आते हैं? जब n बहुत लार्ज हो, p बहुत स्मॉल हो, P बहुत तो छोटा होता है। NP, हाँ है ना, p तो NP जाएगा वो होगा। नॉर्मल में क्या होता है? n लार्ज हो और p एक्सट्रीम ना हो, p हाफ के आसपास हो, तो नॉर्मल लगाते हैं। तो यहाँ आपको यूज करना है, एक टॉपिक होता है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस केस में ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, दैट्स वाई हमें तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो विल यूज अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर लार्ज n, है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेशन यूज कर लीजिए। तो इसमें होता ये है कि अब x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल के बजाय हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल NP, है ना। तो NP कितना हो जाएगा? यहाँ से देख लीजिए, है ना, n तो 100 ही है ना, 50। तो NP आपका 50 और NPQ है ना 25। तो NPQ यूज करेंगे तो क्या होगा? वेरिएंस। सो मीन अब ये हो गया हमारे पास। अब मुझे ये निकालना है, तो अब ये तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस में किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं वर्ड है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्या होता है? जब डिस्क्रीट से कॉन्टिन्यूअस में अप्रोक्सीमेट करते हैं तो
डिस्क्रीट में इस पॉइंट प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में आप सोचेंगे नॉर्मल है, तो नॉर्मल में x बराबर 55 तो जीरो हो जाएगा, तब सोचेंगे जीरो कर दे क्या, नहीं, तो हमें क्या करना है, आपको पता होगा कंटिन्यूटी करेक्शन में क्या होता है, हाफ माइनस हाफ प्लस करते हैं, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ऐसा नहीं जीरो कर देंगे वैसे हर पॉइंट पे जीरो, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी करेक्शन यूज करना है 45 पॉइंट, हाँ वो आपको मुझे लगता है डेटा की जरूरत पड़ेगी जो शायद हमने दिया नहीं होगा, तो ये है x 45.5 से 55.5 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसने क्या किया है, अच्छा चलो उसको देखते हैं जो भी किया है, हम पहले अपना तरीके से ट्राई करते हैं। सो ठीक है जी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे अब इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में ले जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी x माइनस 55 अपॉन 5, यही ना, तो ये आ जाएगा लेस देन, इक्वलिटी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 0.5 अपॉन 5 ऐसा होगा, सो आई थिंक ऐसा, एंड एक मिनट घटाना पड़ेगा ना, यहाँ माइनस 0.5 अपॉन 5 ऐसा होगा, तो यहाँ तो मुझे ये जरूरत पड़ने वाली है, देखिए, तो ये तो हो गया z, अब z हो गया ये, तो z हो गया तो उसको अप्रोक्सीमेट कर लीजिए 5, फिर वो पॉइंट 0.5 अपॉन 5 कितना हो जाएगा ये 0.1 माइनस 5 ऑफ माइनस 0.1, तो इसको खोलेंगे 1 माइनस 5 0.1, तो ये 2 टाइम 5 0.1 माइनस 1, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पता नहीं इसने क्या किया है, इसने क्या कर दिया है 5 अपॉन 5, ये क्या किया है, आई थिंक ये गलत लिखा है ना, तो 5 अपॉन 5 नहीं, ये ना ये गलत है, सो यहाँ पे आ जाएगा ये, देखिए आंसर क्या है इसका, सो हम्म ओके जी, किनका डाउट था, आस्था है, देखो इसमें ये वैल्यू हमें देना है ना, हमें देना चाहिए, तो ये जैसे एग्जाम में दिया रहता है कि आपको है ना यूज दिस 5 0.1, देखो कोई टेबल देख के बताओ क्या होता है 5 0.1 है आप लोगों के पास, सर 0.0796 आ रहा है। 0.0796 क्या 5 0.1 नहीं नहीं, पूरा आंसर 5 तो आ रहा है 0.5398। 0.5398 फिर -1 कर देंगे आप, तो आपका आया 0. फाइनल 0796। 0796, अच्छा इनका क्या आया हुआ है, इनका 4, तो इनका गलत सर है यहाँ ना, पे 55 क्यों माइनस किया है? मीन तो 50 है ना। ओ अच्छा अच्छा, तो मैंने गलती क्या किया, ओ एक मिनट ये तो मैंने गलती कर दिया फिर, और सर हाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन ना मतलब डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया था, तो उससे आंसर आ गया था कितना है, बाइनॉमियल से ही। नहीं यहाँ मैंने गलती कर दिया ना, एक तो एक मुझे गलती हुई है मैं 55 हटा दिए, ध्यान नहीं दिया मैंने, 50 है ना ये तो एक मिनट इसको कैलकुलेट करो, ये मैंने गलती से मैंने यहाँ गलती किया, एक मिनट, तो इसको हमें क्या करना है, हमें मीन घटाना है ना, हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना है ना यहाँ, तो एक्स माइनस इसका मीन कितना है जी, मीन तो 5 है ना, 50 है ना, तो और स्टैंडर्ड 5, हाँ वो मैंने गलती से 55 किया, ये देख के गलती से, तो यहाँ से कितना होगा ये 5.5 अपॉन 5, एंड आंसर देखो किसी भी तरीके से करेंगे आंसर वही आएगा, मैं एक फिर से कह रहा हूँ चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आंसर अलग अलग तरीके से अलग नहीं आना चाहिए, नहीं तो कोई एक तरीका गलत है वो समझना पड़ेगा। यहाँ आएगा -5.5 अपॉन 5, अगर चेक कर लो तो ये है, अब क्योंकि मीन तो 50 है ना और सिग्मा स्क्वायर ये है, तो यहाँ से आ जाएगा फिर से ये जेड हो गया, तो जेड यहाँ आ गया आपका 1.1, यहाँ -1.1, तो इंस्टेड ऑफ 0.1 यहाँ 1.1 यूज़ होगा,
जो मैंने गलती से वो लिख दिया था, ये वही आएगा 2 5 5 ऑफ 1.1 माइनस 1। अब ये बताओ जरा कितना आएगा 5 1.1 कितना होता है, टेबल देख लो, एग्जाम में ये दिया होगा आपको, वहाँ टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो लोग पेपर बनाते हैं उनको 5 वैल्यू देना चाहिए। सर हमने इंटरवल लिया है ना 45.5 तो हम्म 55.5, ये कैसे मतलब ऐसे लिया क्या रैंडम? ये रूल है भाई, ये ना मतलब एक थ्योरी है, तो मतलब बुक में भी आप देखोगे यही है, हाफ प्लस माइनस करते हैं, तो मतलब ये एक तरीका है अप्रोक्सीमेशन का। हम्म आप जस्ट देखेंगे मतलब सर हम ऐसे ले सकते हैं क्या मीन के आसपास? ले नहीं सकते, लेना ही पड़ेगा, है ना। हम्म हाँ अच्छा। ठीक है ना। तो ये वैल्यू बताओ भाई, किसने कैलकुलेट किया था बताओ, 2 टाइम 5 1.1 क्या है, टेबल देख के बताओ, या ऑनलाइन यहाँ से बहुत सारे कैलकुलेटर हैं। So 0.8643. ये है 0.8623, तो ये फाइनल कितना आ रहा है आपका? 0.7286। एक मिनट, सर 45.5 क्यों लिया, 54.5 नहीं होगा लोअर लिमिट? अरे यार क्या हमसे ये भी गलती हो रहा है, ओहो। सर फाइनल आंसर 0.48 आ रहा है। अरे कोई बता नहीं रहा, मैंने उसमें 0.5 ना घटाना और बढ़ाना था, अरे यार एक मिनट रुको, तुम लोग कैलकुलेशन, मतलब मैंने ही कैलकुलेशन यहाँ गलती कर रहा हूँ, तुम बता नहीं रहे तुम लोग, एक मिनट। ये ना मतलब दिमाग में वही है, लिखने में गलती हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ हमें क्या करना होता है, 55 के आसपास ना 0.5 ऐड करो, 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, ये आएगा ना। एक तो मैं गलती से 45 लिख रहा हूँ ना, इसको देखो ठीक से, अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, जिस पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0.5 ऐड करना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ है। अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखो क्या आएगा, 55.5, मतलब अप्रोक्सीमेशन का ये तरीका है, जो कि है ना बुक में भी आपको मिलेगा। यहाँ कितना होगा 54.5, ये होगा ना। हम्म तो ये करो, अभी देखो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, लिखने में गलती हो जाती है। तो यहाँ से अब कितना आएगा, अब आएगा ये आएगा 0 पॉइंट, अब तो सही है ना, फिर से यहाँ 55 कर सर रहा हूँ मैं, 0.9 और 1.1। और फिर से मैं 55 गलती से कर रहा हूँ, 50 है ना मीन इसका, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन तो ये है ना, और 55 में 0.5 ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस में ब्रेक कर रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन बोलते हैं, तो वो है तरीका है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये, अभी देखो 55 5.5 अपॉन 5 ये तो रहेगा, इसमें घटाया मैंने 55, इधर घटाओगे कितना आएगा, इसमें 55 घटाएंगे ना 55.5, तो माइनस में सॉरी 50 घटाएंगे ना, तो 50 घटाएंगे कितना होगा, -4.5 अपॉन 5, यही होगा, देखो सर +4.5। 50 घटा रहे हैं ना, अच्छा। तो यहाँ से कितना आ गया अब, तो यहाँ से अब घटाओगे तो 5 ऑफ इधर से आपका आएगा 1.1 माइनस 5 ऑफ ये कितना आएगा, 9×5 = 0.9, यही ना। अब बताओ, देखो यहाँ तक अगर कैलकुलेशन ठीक है, अगर कैलकुलेशन चेक कर लो कई बार गलती हो जाती है। और यही सब आपको बचना होगा एग्जाम में, क्योंकि मान लो दिमाग में कई बार हम लिख रहे होते हैं, लेकिन लिख कुछ दिमाग कुछ और सोच रहे होते हैं, लिख कुछ देते हैं, तो वैसा है। ये देखो फाइनली क्या आता है, सर 0.48। 0.48 फाइनल, 0.048। 0.048 फाइनल आ रहा है, हाँ सर। उसका क्या है, तो 0.843 क्यों आ रहा है इसका, 484 484 तो नहीं आएगा ना, ठीक है देख लो एक बार,
एक मिनट, तो ये हो गया 58 ना। देखो जी नेक्स्ट, तो ये ठीक है, ये आ जाएगा, जो भी आएगा उसमें करेक्ट मैं बोल दिया है। और ठीक है, तो नाउ अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 56 में क्या है जी? 56 जो है, इसमें क्या डाउट है? कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब CDF ऑफ जॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स वाई दे रखा है आपको, पूछ रहा है देन F 1/2 1/2 इक्वल। तो ये क्या क्वेश्चन हुआ? है ना, एक तो यहाँ कैपिटल F होगा, ये CDF है तो कैपिटल F होगा, ये PDF है। एक्चुअली ये 57 58 15 6 7 8 ना एक ही बंदे का है, जिसमें गलतियां होंगी, क्योंकि ये ना ऐसे जो लापरवाह लोग हैं ना उनका ऐसे ही है। 76 77 78 एक ही बंदे ने बनाया है। तो ठीक है ना, ये कैपिटल F होगा। तो यहाँ जो लिखा है ना 56 में, 56 जो है ये कैपिटल FXY होगा एक्चुअली। तो अगर ये सही है तो 0.2 इंटू ये आपका आएगा 3x³ प्लस 2x² ठीक है, तो यहाँ जो होगा अब आपको समझ आ रहा है जी? क्वेश्चन देखे तो समझ आ गया होगा क्या है उसमें। ये ज्वाइंट CDF है और आपको ज्वाइंट PDF निकालना है। तो रूल क्या कहता है? डबल डेरिवेटिव कर दो और फिर बाद में डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें F को 1/2 रख दो, से आएगा आंसर।
हाँ जी, कर पाओगे ये जिनका डाउट है? यस सर। हाँ, तो ये तो वहाँ पे वो सीडीएफ लिख रखा ना, ये सीडीएफ है और ये पीडीएफ है एक्चुअली, तो उसका डिफरेंशिएट होगा जी, देन जो डिफरेंशिएट होके आएगा। सर अगर दो वेरिएबल होंगे तो दो पर डिफरेंशिएशन होगा। जी, ये सब नहीं पढ़े हो क्या आप? बिना थ्योरी पढ़े आ गए क्या आप लोग? ये तो सिंपल सा रूल होता है, मतलब आपको थ्योरी ठीक से नहीं आता है, इसका मतलब अगर सिंगल वेरिएबल का है तो एक बार डिफरेंशिएट करें कॉन्टिन्यूस भी आएगा, अगर टू वेरिएबल कैलकुलस है तो दो बार डिफरेंशिएट होगा। ये तो आप सिंपली बुक खोल के वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी बुक खोलेंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में जाइए वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। इसे कहते हैं रिवीजन करो, रिवीजन में क्या होता है, जो चीज़ें आपको नहीं याद है रिवीजन में वो चीज़ें आ जाएंगी। तो 10 बार रिवाइज करने यही फायदा है ना कि छोटी छोटी चीज़ें कम से कम 10वीं बार में तो समझ आ ही जाएगा, ये चीज़ें ये याद हो जाएगा। इसमें क्या डाउट है बताइए, 54 में क्या है? बोलिए क्या पूछना है इसमें आपको? सीडीएफ दे रखा है एंड पूछ रहा है कि सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल दिस इज, तो इसमें -1 से a तक इंटीग्रेट करेंगे ना, फिर उसको 0.8 के इक्वल रखेंगे। इंटीग्रेट किसको करते हैं, सीडीएफ को या पीडीएफ को? जो दिया है वो सीडीएफ लिखा है कि पीडीएफ लिखा है? ये क्या है, मुझे लग रहा है आपको बेसिक ही नहीं आता है। अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लीजिए x लेस देन इक्वल टू a, तो हम माइनस इन्फिनिटी से a में इंटीग्रेट जरूर करेंगे, किसको इंटीग्रेट करेंगे, सीडीएफ को कि पीडीएफ को? सर ऊपर सीडीएफ दिया बट सिंबल पीडीएफ नहीं, करके सिंबल लिखा पे है। नहीं जाना, हमें तो देखना है कि डिटेल में लिखा हुआ है सीडीएफ है, सिंबल पे क्या है, सीडीएफ में कभी जी से डिनोट कर देता है, कभी एच से डिनोट कर देता है, तो उस पर थोड़ी जाना है हमें। अपने माइंड में जो आपको पहले से नोटेशन जरूर, तो एग्जाम वही नोटेशन करे रखेगा, तो आप ये समझो कि उसने लिखा है सीडीएफ है तो सीडीएफ है, ये चीज है। ओके सर। ठीक है ना? तो बाकी वही है, सीडीएफ में है ना, ये सीडीएफ है, तो इसने अपना सीडीएफ को स्मॉल एफ नोटेशन यूज किया है, तो अब स्मॉल एफ से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कैपिटल ही हो, बुक में यूज करता है, बट वैसा है कि उसने स्मॉल लिखा था, स्मॉल पे ही काम करो आप, ये है। सर यहाँ पर कैपिटल एफ आप ए कर सकते हैं ना सर, फिर एक्स की जगह पे ए पुट करके फिर वहां से वैल्यू। जी जी जी। तो मुझे यहाँ डिफरेंशिएट वगैरह नहीं करना पड़ेगा पीडीएफ सीडीएफ। हम्म।
ठीक है ना। वो तो कोई नोटेशन पे कोई दिक्कत नहीं है, उसने नोटेशन यहाँ भी वही यूज़ किया, वहाँ भी ये यूज़ किया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हर जगह उसने सेम नोटेशन यूज़ किया, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये है कि सर आंसर 0.6 आ रहा है सर, उसमें 0.5 भी है सर। ना वो तो रेंज है, 0.5 एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, वो रेंज है एक्चुअली, मतलब वो लोअर बाउंड देता है। जैसे आंसर होगा 0.5 to 0.7, तो वो लोअर बाउंड है उसका। अच्छा आंसर क्या है 0.6 ना, हाँ तो 0.6 है, यहाँ 0.5 लिख दिया, मतलब वो रेंज, ऐसा रेंज बनाया होगा 0.5 to 0.7 टाइप का। तो वो 0.5 यहाँ सिर्फ एक बाउंड दिखाता है। तो सो आगे आते हैं, ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है ना। उसमें क्या जो नोटेशन फॉलो किया, जो लिखा उसको आप समझिए कि CDF को F से लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। CDF कभी G कभी H होता है, तो उस पर हार्ड एंड फास्ट नहीं कि जो आपको CDF आता वही क्वेश्चन रहेगा। 42 में क्या है, तो x1 x2 this with the IID Poisson lambda random variable Sn है, Sn has approximately नॉर्मल इन लैम्डा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज n, देन प्रोबेबिलिटी Sn इज इक्वल टू 10 क्या होगा, यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन यूज होगा आई थिंक, है ना। पॉइजन है तो नॉर्मल में ले जाइए, कीजिए जैसे अभी किया था हमने, वैसे ही है। सर इसमें एन और लेमडा की वैल्यू कैसे निकाल दे रहे हैं? लार्ज n, तो लार्ज n है, तो आई थिंक एट द एंड n को अगर हम बहुत लार्ज लेंगे तो क्या होगा, 42 में जो है x आपका एक्साइज है पॉइसन लैम्बडा, ठीक है, एंड समेसन एक्साइज, तो जैसे इसने तो वैसा कर दिया ना, तो पॉइसन एन लैम्बडा है ना यहाँ पे। अब इन्होंने कहा चलो लार्ज एन के लिए अप्रोक्सीमेट कर लो, तो ये जो आपका Sn है लार्ज एन के लिए आपका हो गया नॉर्मल एन लैम्बडा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हमें चाहिए Sn इज इक्वल टू 10, तो Sn इज इक्वल टू 10 है, हम्म, हाँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से हम वो लोग अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन सही है कि n, तो हमारे लार्ज n का मतलब n टेंस टू इन्फिनिटी टाइप का है। तो देखते हैं क्या होता है, इसने कुछ लिखा तो है नहीं n क्या लेंगे।
तो यहां से क्या आएगा, तो एस एन माइनस मान लो एन लैम्बडा आप करते हो, रूट अंडर एन लैम्बडा, फिर से है ना अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा वहां एन उसने 96 ले लिया अपनी मर्जी से ऑप्शन में, लैम्बडा अपनी मर्जी से ले लिया है, लेकिन यहाँ तो लिखा नहीं है ना क्वेश्चन में। ठीक है ना, यहाँ एन लैम्बडा एक्चुअली देना चाहिए, इस क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है ना। एन लैम्बडा यहाँ इसने एन 96 ले लिया, लैम्बडा 0.125 ले लिया अपनी मर्जी से, तो उसको लिखना चाहिए ना। तो फिर से वही है, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, 0.5 ऐड कीजिए, 0.5 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 10.5, यहाँ 9.5। अब ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमें चाहिए होगा लैम्बडा, चाहिए ही ना, तो ये क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप सही बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जब लैम्बडा देगा तो हम वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से जो भी आएगा तो 5 ऑफ दैट नंबर माइनस 5 ऑफ नंबर, फिर उससे आंसर आ जाएगा, वही 5 वैल्यू भी ऐड करना होगा। यस सर, हो जाएगा। जी जी वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, इसमें ना इनकम्प्लीट क्वेश्चन ही है। सो ठीक है, अप्रोच समझ आ रहा ना। और क्या किस क्वेश्चन में डाउट है आपको, 36 में आपको डाउट है, 36 क्या कह रहा है, सो एक्स बी अ सेट कंटेनिंग डैश एलिमेंट, यहाँ भी एन गायब कर रखा है लग रहा है। अच्छा ये वही क्वेश्चन है ना, 36 तो हो गया, एन एलिमेंट है, तो अभी हमने डिस्कस किया था शुरू में, आप शायद लेट आए होंगे तो देख लीजिए, है ना, ये पहला क्वेश्चन यही डिस्कस कर रहे थे हम, 36 था ये आंसर है इसका, देख लीजिए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्या, हाँ नेक्स्ट 36 हो गया ना आपका। 34 में क्या है, तो 34 जो है ये है 34, बताइए इसमें क्या डाउट है, विच टू लीनियर सिस्टम है एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन। अच्छा इन चार में से चुनना है किसके पास हाँ, कौन से दो ऑप्शंस का सेम सॉल्यूशन होगा। सर इसको मैं ऐसे कर रही थी कि जैसे यूनिक और इन्फिनिटी सोल्यूशन होते हैं। जी जी जी, ये वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा, मुझे लग रहा कि आप सॉल्व कर लीजिए, दो वेरिएबल का है ना, यहाँ से एक्स वाई निकाल सकते हैं, सॉल्व करके एक्स वाई निकाल सकते हैं सब में। यस सर। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको बता रहा है कि किन सिस्टम में सेम सॉल्यूशन है इन तीन में से। सर अगर वैसे करेंगे तो सब में यूनिक ही आ रहा है सोल्यूशन। नहीं ना, तो यूनिक नहीं, उसने बोला है, यूनिक कहाँ बोला है क्वेश्चन में आपको चेक करने को, आपको बोला है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन है जहां सॉल्यूशन कोइंसाइड कर रहा है, वो टिक करना है नहीं सर, आपको। तो unique अगर तीनों का एक ही जैसा आ रहा तो सेम ही तो हुआ तीनों का सोल्यूशन। सेम सॉल्यूशन का समझ आ रहा है आपको, एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई की सेम वैल्यू हर इक्वेशन में, इसका क्या सॉल्यूशन है x2 एंड y1, यही ना,
इसका क्या है, ए में क्या है सॉल्यूशन बताइए मुझे, ए में सॉल्व करके बताइए, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। यहाँ वो पूछने का मतलब ही नहीं है नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पूछना ही चाह रहा है वो आपसे। यहाँ वैल्यू की बात कर रहा है कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या है, आपसे वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि यहाँ जो वो पूछना चाह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ पे, कि एक्स की तो सर कॉमन अगर वैल्यूज। वैसे क्वेश्चन तो अगर वैसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो फिर क्वेश्चन कैसे डिजाइन होगा? तो उसमें भी तो ये बोलेगा सोल्यूशन किसका सेम ही है। सेम नहीं है, मैं तो बोला अगर किसके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है। सेम सॉल्यूशन मतलब वहां बोलेगा किसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, किसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किसके पास नो सॉल्यूशन है, वैसा बोलेगा। यहाँ वैसा तो लिखा नहीं, इन तीनों वर्ड में से कोई वर्ड है ही नहीं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, यूनिक में से। यहाँ तो पूछ रहा है किस इक्वेशन के पास कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स वाई की जो वैल्यू ऑप्शन ए में सेटिस्फाई कर रही है वही एक्स वाई की वैल्यू बी में कर रही है क्या, सी में कर रही है क्या, तो किन में वैल्यू मैच करेगी, वो कहना चाह रहा है। ओके सर। हम्म। हो गया जी, तो इन जिन लोगों का डाउट था वो तो अभी तक इनका डिस्कस कर लिया। बाकी ठीक ही था, आपके जो भी पॉइंट वैलिड है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही इनकम्प्लीट था। बाकी देख लीजिए जो भी है। सर एक बार फोर्थ देख लो। हम्म। सर मेरे को बस ये पूछना है कि ये इंटरसेक्शन जो W इंटरसेक्शन Z है इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होती है कि डायमेंशन ऑफ W की और डायमेंशन ऑफ Z के मिनिमम वैल्यू लेते हैं हम्म। इसका अपर बाउंड लाइक, हाँ, लेस देन इक्वल दोनों का जो तो मिनिमम होगा तो ये 4 मिनिमम आएगा। 4 है हाँ। तो फिर और 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 मिनिमम वैल्यू 1 है इसकी, मतलब 2 आई थी, 2 से लेके 4 तक एग्जिस्ट कर सकता है इसका इंटरसेक्शन का डायमेंशन। ओके। हम्म। तो 5 6 7 ये भी आउट हो रहे हैं ना। हाँ, सब आउट हो रहे हैं, वन भी आउट हो रहे, सारे आउट हो जा रहा है फिर तो, है ना। हम्म ये क्या बोलना चाह रहा है, उसके हिसाब से क्या आएगा इंटरसेक्शन की वैल्यू। तो 7654 दिए कुछ आंसर में। वो कैसे दे दिया है। तो यहाँ पे जो होगा, हम लोग जो जानते हैं कि जो आपके पास ये है तो मिनिमम होगा दोनों से, ठीक है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसका मैक्सिमम 7, कितने डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था, 7 हो सकता है, और बाकी, है ना, तो मैक्सिमम 7 हो सकता है, तो मिनिमम ना, तो ये 5 + 4 - 7 2, तो 2 to 4 होगा, तो उसको ठीक करना पड़ेगा ऑप्शन, है ना। ठीक है, आप सही कह रहे हैं ना। सर 19 नंबर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। जी। तो हम्म, क्या 19 था। हम्म, यस सर। बताइए। आगे पूछा क्या है इसमें, पता ही नहीं पूछा क्या है ना। तो देन आई थिंक मिस हो गया है कुछ।
सर अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया रखा कि जैसे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो कॉन्टिन्यूस का कोई भी पीडीएफ ले सकते हैं ना, चाहे एक्सपोनेंशियल हो या यूनिफॉर्म हो। हाँ अगर कॉन्टिन्यूअस सिर्फ लिखा हुआ है तो ओके सर। ठीक है। तो ये सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं एरर था जिसको मैंने बोला है करेक्ट कर देगा, तो आपको शाम तक या कल तक करेक्शन हो जाएगा। ये फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं आप ये टेस्ट, है ना। सारे टेस्ट आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर वो ऑप्शन बढ़ा रखा होगा तो, है ना। बाकी मैडम को बोल सकते हैं वो कर देंगे, ठीक है।